Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to study the colligative property which I have already started yesterday. So yesterday I taught you about the relative lowering of vapor pressure. Last class में हमने relative lowering of vapor pressure के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि P नॉट माइनस P1 अपॉन P01 ये इक्वल टू हमें मिला था, फॉर्मूला हमें मिला था W2 M1 अपॉन W1 इंटू M2, हमें ये मिला था। और मैंने यहाँ से आपको मोलर मास निकालने का भी फॉर्मूला बता दिया था। तो यहाँ से हम मोलैलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैलिटी कैसे करेंगे, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूट, ये W2 जो है हमारा, W2 इज व्हाट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, इनके जगह में इन प्लेस ऑफ हियर वंस मोर इफ आई विल राइट P0 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ थोड़ा, W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू M1, वेर M1 जो है हमारा वो मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट है। तो इस टर्म को मैं पूरा जो टर्म है W2/M2, इट कैन बी रिटर्न एज नंबर ऑफ मोल्स, इनको मैं नंबर ऑफ मोल्स लिख सकता हूँ। और मैं क्या लिख सकता हूँ, P0 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, इस पूरे टर्म के लिए हमने नंबर ऑफ मोल्स यूज़ किया, और अपॉन W1 इंटू कैपिटल M1। और अगर हमें यहाँ पर वेट ग्राम में दे रखा है तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में। सो हो जाएगा P0 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास स्मॉल m इंटू मोलर मास, ये हो जाएगा हमारे पास। इस वाले पूरे टर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मोलैलिटी के टर्म में इसको लेके आ गया। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और वेट जो हमारा यहाँ पर किस में, हम इसको ये जो वेट हम लेंगे W1, इसको किस में लेना है, केजी में। अगर हमें ग्राम में दे रखा है तो इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। सो हमारा जो फॉर्मूला आया वो हमारे को ये मिल गया, हमारा मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है, दिस इज व्हाट फॉर द मोलैलिटी। और यहाँ पर हमारा जो वेट होगा वो किस में हो जाएगा, इन केजी हो जाएगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर हमें ग्राम में दिया हुआ है तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, केजी में। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया मोलैलिटी निकालने का। इस फॉर्मूले से हम लोग मोलर मास भी निकाल सकते हैं। सिंस वी हैड द फॉर्मूला, हमारे पास क्या फॉर्मूला था, हमने ये फॉर्मूला निकाला था P0 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू हमारे पास था W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2 था। ये जो M2 है, M2 हमारा मोलर मास है सॉल्यूट का। सो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, इस पूरे टर्म को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, डेल्टा P अपॉन P01 इक्वल टू W2 इंटू M1 और अपॉन में W1 इंटू M2। और मैंने ये बताया था यहाँ से मोलर मास अगर हमें निकालना है तो सिंपली इस टर्म को, ओनली दिस टर्म हैज़ बीन टेकन टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो M2 विल बी इक्वल टू P01 इंटू W2 इंटू M1 are divided by delta P into W1. So this is the formula for मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। हम इस तरह से मोलर मास भी निकाल सकते हैं इससे। तो आज हम पढ़ेंगे आगे का जो टॉपिक है हमारा, द नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो अब समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और इससे इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं, जब हम दो
एक सोल्यूट और सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन को उसके सॉल्वेंट के साथ रख के उसको अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उसको हम सेपरेट कर दें, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो स्लोली टुवार्ड्स द हायर कंसंट्रेशन फ्लो करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या है, इसमें बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं, देयर वेरी स्मॉल पोर्स ऑफ दिस permeable membrane, and in the one side, let us say in this side, let us taken the solution of NaCl or saline water, and in this side suppose we have pure water। जब प्योर वाटर हमने एक साइड क्या लिया, एक साइड हमने प्योर वाटर लिया, दूसरे साइड हमने लिया NaCl का सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो हम ऑस्मोसिस की चर्चा करते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो अगर ऑस्मोसिस की बात करते हैं, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अब सपोज करो दोनों का इनिशियली हमने क्या किया, इक्वल वॉल्यूम लिया, मतलब इनका जो लेवल है प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, दोनों का लेवल हमने इक्वल लिया। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, the level of the solution, water level of the solution site will, this is what's SPM, semi permeable membrane, this is semi permeable membrane. After some time it is being observed that the level of water in this case, level of water in the case of solution is increased, and that of in the side of solvent it got decreased, level got decreased. So what might had happened here is that the particle of solvent, जो पार्टिकल को जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो स्लोली क्या कर रहे हैं, यहाँ से लोअर ऐसे हायर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो कर रहे हैं। हायर कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे NaCl का सॉल्यूशन है, ये प्योर वाटर है, तो कहता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो कर रहा है, फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन। अगर दूसरी ओर से हम दूसरे शब्दों में कहें इसको, तो क्या हो रहा है, NaCl का यहाँ पर सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, सिंस सोडियम क्लोराइड के भी पार्टिकल होंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के, वो भी कुछ स्पेस लेंगे, तो ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर जो वाटर का मॉलिक्यूल की जहाँ संख्या की अगर बात करें, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर हायर इन दिस रीजन एज कंपेयर टू इन दिस रीजन, एंड हैंस देयर विल बी स्पॉन्टेनियस फ्लो or automatic flow of water molecule or solvent molecule from this side towards this side, and due to which there is increase in the level of the water on the solution side, and this spontaneous flow of solvent molecule from the region of lower concentration to the higher concentration is known as osmosis. So this is all about the osmosis, and now we talk about the osmotic pressure। इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो हम इसको पाई से डिनोट करते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अगर मैं इसके सरफेस पर, सपोज मैंने यहाँ पर एक प्रेशर लगा दिया, इसके सरफेस पर प्रेशर लगाऊं, तो वह मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस हमारा ऑटोमेटिकली हो रहा था और हमने क्या किया, इतना प्रेशर अप्लाई किया इस साइड में, सो दैट कि जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस था वो स्टॉप हो जाए। जस्ट इतना प्रेशर अप्लाई कर दें ताकि हमारा ऑस्मोसिस ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारे पास दो बातें हैं स्टूडेंट्स,
तो पहला क्या है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एक चीज़ आपने सुना होगा डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न, और दूसरा आपने सुना ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो कहता है कि डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन डायरेक्टली होता है, इसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट मीन्स इट टेक प्लेस डायरेक्टली, इट टेक प्लेस डायरेक्टली, and no SPM means semi permeable membrane, no semi permeable membrane is required। हमें यहाँ पे कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, SPM इज रिक्वायर्ड, हमें SPM की आवश्यकता होती है, SPM इज रिक्वायर्ड in this case। Now, another point is that if we talk about the difference in between the osmosis and diffusion is that, तो पहला डिफरेंस क्या हो गया हमारा, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे हम कोई वाटर है, उसमें अगर हम KMnO4 का एक ड्रॉप मिलाते हैं तो वो बहुत तेज़ी से क्या हो जाता है, पूरा घुल जाता है, उसमें मिक्सअप हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिफ्यूज़न कहेंगे। उसी तरह अगर कोई परफ्यूम लगा रहा है तो वहाँ पर भी क्या होता है, वो दूर दूर तक, आसपास तक वो क्या होता है, उसकी खुशबू आने लगती है। इसका मतलब क्या हो गया, वो डिफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है, तो मॉलिक्यूल्स, तो दूसरा पॉइंट होता है मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम, molecules move from region of higher concentration, region of higher concentration, to the region of lower concentration। जो इनका जो मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होती है। जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, इन केस ऑफ ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इनटू ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। दैट मीन्स molecules move from region of lower concentration to higher concentration। ये इसमें हमारा डिफरेंस है, किसमें, ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में। और यहाँ पे बात करते हैं जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन कैन नॉट बी स्टॉप, इट कांट बी स्टॉप्ड। इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, स्टॉप्ड, बट वी कैन स्टॉप, इट कैन बी स्टॉप्ड। मतलब हम इसको रोक सकते हैं, किसको, ऑस्मोसिस को होने से रोक सकते हैं, उनके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ तक समझ में आ गई। यहाँ तक हमने अभी क्या बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और वो किस तरह से उनका जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स किस रीजन से किधर की ओर मूव करेगा, वो किन बातों पर डिपेंड करेगा। फिर हमने बताया कि ये जो दो टर्म है हमारा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कन्फ्यूजन की इसमें कोई बात नहीं है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इसमें कोई सेमी परमिएबल का रोल नहीं होता, ये डायरेक्टली होता है, लेकिन इसमें क्या चाहिए हमारे को, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। दूसरा क्या बोलता है, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है, बट यहाँ पर क्या होता है, मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। और हम लोग नेक्स्ट और करते हैं अभी इसका ऑस्मोसिस के बारे में। सो लेट अस टेक द एक्सप्रेशन फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये जो हमारा सेटिंग है, हमारा एपरेटस है, इसमें हम देख रहे हैं क्या, ये इसमें जो है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट भरे पड़े हैं, इनका जो लेवल है ये यहाँ तक है।
और हमारा जो इस बड़े वाले जो ट्यूब है इनका जो ये लेवल है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने इसको एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन यहाँ पर लगा दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अब क्या होता है, स्लोली स्लोली क्या होगा, यहाँ से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन की ओर बढ़ेगा। तो हम मिनिमम प्रेशर क्या डालें, मिनिमम प्रेशर क्या डालें सो दैट कि इनका जो लेवल है, अगर osmosis होगा द लेवल ऑफ दिस ट्यूब विल डिक्रीज एंड लेवल ऑफ दिस ट्यूब विल इंक्रीज सिंस वी हैव पुट अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। सो क्या होगा, यहाँ पर इसको जस्ट स्टॉप करने के लिए जो हमें प्रेशर देना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, विच इज डिनोटेड बाय पाई। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो मिनिमम प्रेशर, मिनिमम एक्सेस प्रेशर मतलब वह न्यूनतम, मतलब कम से कम, एक्सेस मतलब थोड़ा सा इससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड ऑन द पिस्टन, इस पिस्टन पर अप्लाई करो सो दैट लेवल ऑफ नैरो ट्यूब डज नॉट फॉल एंड एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन कैन बी अवॉइडेड इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब नैरो ट्यूब हमारा ये हो गया, हम कितना मिनिमम प्रेशर अप्लाई करें सो दैट कि इनका जो लेवल है ना गिरे, दैट मीन्स यहाँ से इधर इसको फ्लो ना हो सके। तो इसको वो जो मिनिमम प्रेशर हमारा हुआ, दैट वेरी मिनिमम प्रेशर इज नॉन एज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमें पता क्या है, क्योंकि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा, इसके मोलैरिटी पर डिपेंड करते हैं, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो कहते हैं क्या कि यहाँ पे सो इट इज रिलेटेड टू द मोलैरिटी एस पाई इक्वल टू एम आर टी हो जाएगा। और हमें क्या पता है, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सो वी कैन राइट पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी। और पाई भी इक्वल टू, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते, पी भी इक्वल टू एन आर टी के फॉर्म में पाई भी इक्वल टू एन आर टी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया पी पाई इक्वल टू सी आर टी, सी यहाँ पर क्या है हमारा, कंसंट्रेशन है, दिस इज व्हाट, कंसंट्रेशन। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। होप यूर अंडरस्टैंडिंग। अब हम आगे बातें करते हैं, इस ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड एक दो टर्म है जो सॉल्यूशन के जो अलग टाइप हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और थर्ड है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो एक एक करके इनको समझते हैं तीनों को। तो सबसे पहली बात क्या है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब अगर हमारे पास दो कंटेनर है, ये है हमारे पास, और दो अलग अलग सॉल्यूशन विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। अगर हमारे पास जैसे रूम टेम्परेचर हमने फिक्स कर लिया या कोई भी टेम्परेचर फिक्स किया, अगर उस टेम्परेचर पर दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, दीज टू सॉल्यूशंस आर नोन एज व्हाट, आइसोटोनिक। दैट मीन्स सपोज करो यहाँ पर हमारे पास है, इनका भी कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और यहाँ पर भी दूसरा कंपोनेंट है, इनका भी क्या है, और सम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, दोनों का ए और बी, दो अलग अलग सॉल्यूशन हमारा, दोनों का कुछ ना कुछ क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए तो वैसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, आइसोटोनिक। आइसो मतलब ही होता है सेम, आइसोटोनिक मतलब क्या होता है, दो अलग अलग सॉल्यूशन, अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम हाइपरटोनिक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इफ ए सॉल्यूशन हैज लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन, मतलब एक का क्या हो गया, कम हो गया दूसरे के कंपेयर में, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब ही क्या होता है, शॉर्ट हो जाना, और एक होता है हाइपरटोनिक मतलब क्या होता है, दूसरे का हमारा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब सेकंड का। तो एक केस तो हो गया हमारा दोनों का बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा केस क्या है, ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बी से ज़्यादा है, मतलब हाइपरटोनिक हो गया। और तीसरा कहता है ए का कम है बी से, तो इसको क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। दिस इज व्हाट, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक हो गया। तो इनके अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो 0 ये जो ए इक्वल टू बी है, 0.91%, 0.91% सॉल्यूशन ऑफ प्योर NaCl, सॉल्यूशन ऑफ प्योर NaCl, ऑफ प्योर NaCl
इस आइसोटोनिक विथ रेड ब्लड सेल। ये किसके साथ है? ये जो 0.91% अगर हम NaCl का सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये आइसोटोनिक है आरबीसी के साथ। आरबीसी के साथ ये क्या है? आइसोटोनिक है। ये एक एग्जांपल हो गया हमारा क्या? आरबीसी। और इस केस में क्या होता है, ये अगर हम इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास आरबीसी का जो सेल्स है अगर इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो वो नाइदर स्वेल होगा नॉर श्रिंक होगा, उनमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और दोनों का जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो इक्वल है, जिसकी वजह से इन दोनों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो हमारा 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, प्योर NaCl विद रेड ब्लड सेल, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इफ वी टॉक अबाउट द अनदर, अब अगर हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम कह रहे हैं 5%, हम ले लेते हैं 5% NaCl का सॉल्यूशन। ये जो है इज हाइपोटोनिक 5% NaCl सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक विद ह्यूमन आरबीसी, इज हाइपोटोनिक विद ह्यूमन आरबीसी। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो 5% NaCl सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स के साथ। और एक और अगर हम लेते हैं, अब इसमें क्या होता है, व्हेन नेक्स्ट है हमारा, व्हेन रेड ब्लड सेल आर केप्ट इन डिस्टिल्ड वाटर और हाइपोटोनिक वाटर फ्लोस इनटू द रेड ब्लड। अगर हम क्या करते हैं, दूसरी बात अब देखते हैं, अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में, ये हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, अगर आरबीसी को, suppose this is RBC and suppose we have put this RBC in distilled water, तो क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल इसमें फ्लो करके जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल इसमें इनफ्लो करते जाएंगे, ये इनफ्लो हो जाएंगे एंड दे स्वेल एंड इवन बर्स्ट। अब जैसे इनफ्लो होता जाएगा तो क्या होगा, एक वक्त आएगा तब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाटर आ जाएगा, तो ये क्या हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है, दिस विल बर्स्ट आउट। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्या हो गया, दिस इज आइसोटोनिक विद द प्योर NaCl इज आइसोटोनिक ऑफ 91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, प्योर NaCl इज आइसोटोनिक विद RBC। और हम दूसरी अगर बात करते हैं, 5% NaCl सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक विद ह्यूमन आरबीसी। और एक और हमारे पास एग्जांपल जैसे हमने ले लिया क्या, डिस्टिल्ड वाटर में अगर हम इसको ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा और ये हमारा क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, 3 तरह के जो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो इसमें क्या होता है, पाई दोनों का क्या होगा, जैसे पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो जाएगा दोनों का, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर पहले कंपोनेंट का वो किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे कंपोनेंट का। तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई 1 इक्वल टू क्या हो जाए, पाई 1 इक्वल टू C1RT, तो मैं C1RT लिख सकता हूँ इक्वल टू C2RT लिख सकते हैं इसको, मतलब कंसंट्रेशन दोनों का ले लिया। और यहाँ पे क्या, C कंसंट्रेशन क्या होता है, N/V/RT इक्वल टू N/V/RT। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सपोज करो इसके नंबर 1 मोल N1 थे, इसके V1 थे, ये N2 है, ये V2 है, तो RT से हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, N1/V1, N1 अब नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट वाले का, तो क्या इनके नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करते हैं तो मैं इसके साथ एक रिलेशन बना सकता हूँ, आई कैन ड्रॉ ए रिलेशन, सपोज W1 इज द वेट ऑफ, द फर्स्ट सॉल्यूशन एंड इट्स मोलर मास टू बी M1 एंड वी आर हैविंग V1, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, इनटू हमारे पास क्या है, वॉल्यूम, इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ W2 अपॉन M2 इंटू V2। तो यहाँ से हम एक दूसरे का रिलेशन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्या सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं दूसरे कंपोनेंट का। अगर हमें बाकी सारे रिलेशन में से कुछ दिए रहे हैं तो हम दूसरे कंपोनेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं। तो हमारे पास 2 रिजल्ट आ गया, एक तो क्या हो गया हमारे पास N1/V1 इक्वल्स टू N2/V2, मतलब क्या हुआ, अगर हमें वॉल्यूम पता रहे पहले का और नंबर ऑफ मोल्स पता रहे
अगर नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम पता रहे और दूसरे का वॉल्यूम पता रहे तो दूसरे का नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें दूसरे का वॉल्यूम निकालने कहेगा और बाकी 3 चीज़ें पता रहेगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वो आपको कभी डायरेक्टली मोलर नंबर ऑफ मोल्स दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखा है तो इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन यू हैव टू प्रोसीड फॉर द फर्दर। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमने ये बताया। फिर इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद होता है, एक होता है नेक्स्ट जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, और वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना। और एक हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखते हैं आइए उसके बारे में किस तरह से वेरिएशन कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट का और किस तरह से हमारा फ्रीजिंग पॉइंट में वो डिप्रेशन हो रहा है। तो उससे पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं सो दैट कि हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ में होता जाए। और इसके अलावा और भी हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे जो भी हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड, जैसे रॉल्स लॉ के क्वेश्चन अभी मैंने नहीं कराया वो भी मैं एक साथ करा दूंगा। तो आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल्स को, आइए देखते हैं। सो कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज कंटेनिंग 17.5 ग्राम in 150 ml ऑफ सॉल्यूशन एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, हमें क्या निकालने कह रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पाई इक्वल टू क्या था हमारे पास, सी आर टी। वेर सी क्या है हमारा कंसंट्रेशन। तो हमें पाई तो निकालना है, कंसंट्रेशन हमें पता लगाना है। कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, पाई भी इक्वल टू हम क्या लिख रहे थे, एनआरटी लिख रहे थे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डायरेक्ट हम हमें क्या दे रखा है, 17.5 ग्राम ऑफ क्या है, सुक्रोज है। वी आर हैविंग कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज कंटेनिंग 17.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमारे पास देखिए कितना देर का क्या है 150 ml है, वॉल्यूम हमें दे रखा है 150 ml। तो हमारे पास पाई इंटू 150 ml है, तो मैं इसको क्या करूँगा लीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.15 लीटर हो जाएगा। और हमें इस यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपन मोलर मास। तो गिवन वेट वी आर गिवन हियर, गिवन वेट कितना 1.75 हमें क्या दे रखा है, गिवन वेट दे रखा है, दिस इज व्हाट गिवन वेट। और सुक्रोज का जो मोलर मास होता है विच इज इक्वल टू 342 ग्राम पर मोल। और आर की जो वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे 0.0821। और जो टेम्परेचर हमें दे रखा है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में। तो ये हो जाएगा 290 केल्विन। सिंस वी नो दैट केल्विन क्या हो जाए 273 और प्लस जो भी डिग्री में दिया रहेगा 17, जो कितना हो जाएगा 290 केल्विन हो गया। तो टेम्परेचर मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा यहाँ पर क्या 290 केल्विन हो गया। होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन इजीली कैलकुलेट पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर विच विल बी इक्वल टू, अब देखिए मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाए 1.75 अपॉन 342 इंटू 0.15 इंटू 0.0821 और इंटू 290। अब इसको आप सीधा सीधा सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने पे बाद आपको क्या मिल जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या मिल जाएगा आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर इन एटीएम। अगर हम सॉल्व करें तो अप्रोक्स आपको जो वैल्यू मिलेगा इसका 0.812 एटीएम के अराउंड आपको वैल्यू मिलेगा। होप आपको समझ में आया होगा ये न्यूमेरिकल। सो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह के आपको वेरिएशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी वो क्वेश्चन क्या देगा, दो अलग अलग सॉल्यूशन दे देगा और कहेगा कि दोनों आइसोटोनिक है, और एक का दिया रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे कह देंगे कि दूसरे का भी ऑस्मोटिक प्रेशर उतना हो जाएगा। फिर हम वहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं जैसे हमने पीछे फॉर्मूला कराया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन at 0 degree centigrade is 4 atm. What will be its osmotic pressure at 546 Kelvin under similar condition? तो कंडीशन हमारा सही सेम है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दे रखा है, मेंशन कर रखा है कि कंडीशन सेम है, तो अगर हम पहले की बात करते हैं तो पाई वन इक्वल टू सी आर टी वन, हमें फर्स्ट टेम्परेचर पर हमें 0 डिग्री टेम्परेचर पर हमें दे रखा है, तो पाई वन इज इक्वल टू क्या, सी आर टी वन, ये पहले कंडीशन की। फिर हमारे पास पाई टू इक्वल टू सी आर टी टू, हमें क्या करना है, टी टू निकालना है, तो कहता है सेम कंसंट्रेशन सेम कंडीशन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाई वन, तो अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये पहला है और ये सेकेंड है, दोनों को फिर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलता है, सी आर और सी आर हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास जो रिजल्ट बचा, क्या बचा, पाई वन बाय पाई टू इक्वल टू टी वन बाय टी टू बचा। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वो हमारा 4 है, और हमें पाई टू क्या करना है, निकालना है, मतलब 546 केल्विन पर हमें क्या करना है, निकालना है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है, और 546 केल्विन है। तो यहाँ सर हम इजीली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई टू, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एट द डिफरेंट टेम्परेचर। सो हमारे पास क्या हो जाएगा दूसरा, जस्ट इसको मैंने रिवर्स कर दिया, 4/273 और इंटू 546, और जब हम इसको देखते हैं तो हमें इसका जो पाई टू जो हमें वैल्यू आ रहा है, तो पाई टू अगर हम इसको सॉल्व करें विच विल बी इक्वल टू, सिंपली इसको 2 टाइम्स में चला जाएगा ये, तो हमारे पास पाई टू इक्वल टू बच जाएगा यहाँ 4 और इंटू 2 8 ATM। सो इस तरह से हमने आज ऑस्मोटिक प्रेशर तक किया। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे रिलेटिव और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर वेंट ऑफ फैक्टर हमारा रह जाता है। फिर इस तरह से करके उसमें वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे, और फिर हम इसका सारा न्यूमेरिकल करेंगे। फिर हमारा ये चैप्टर इस तरह से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।